ठीक है जी। एज आई टोल्ड यू पीपल के पॉलिटिकल थॉट जो है डेवलप करने में इनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी। अच्छा, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं बेटा, तो ये जनरल क्वेश्चन है। आप प्लेटो की जितनी भी पॉलिटिकल फिलॉसफीज हैं वो सारी की सारी इसमें मेंशन कर सकते हैं उनकी बायोग्राफी के साथ। ठीक है, उनकी बायोग्राफी डिस्कस कर सकते हैं, उनकी सारी जो बुक्स हैं, तसनीफ हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन, जितनी उनकी थीरीज हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं प्लेटो के रिलेटेड, लेकिन दैट विल लिंक एंड कंसर्न टू पॉलिटिकल थॉट। ठीक हो गई? थोड़ी सी बायोग्राफी के ऊपर काम करते हैं। अगेन एज आई टोल्ड यू पीपल के फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी थे। ठीक है जी, पॉलिटिकल फिलॉसफी के फाउंडर, बुनियाद रखने वाले, जिस पॉलिटिकल साइंस को आज आप पढ़ रहे हैं और ये जो इतना बड़ा डिसिप्लिन बन चुका है और उसमें से इंटरनेशनल रिलेशंस और बहुत सारे डिसिप्लिन्स निकल चुके हैं, तो उसकी उन थॉट्स की, इस स्कूल की जो बुनियाद थी वो बेसिकली प्रॉपर्ली प्लेटो ने रखी थी। सॉक्रेटिस भी पॉलिटिकली बहुत सारी थी, लेकिन जो प्रॉपर फाउंडेशन थी, जो फाउंडर माना जाता है, जो फादर माना जाता है, वो बेसिकली प्लेटो को माना जाता है। और प्लेटो आपकी पॉलिटिकल थॉट के पहले फिलोसोफर हैं। ठीक हो गया जी, एक बात। और आप ये ध्यान में रखिएगा बेटा कि ये ऑब्जेक्टिव्स में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, इन्होंने पॉलिटिकल फिलॉसफी की बुनियाद रखी थी, पॉलिटिकल साइंस की बुनियाद नहीं रखी थी। पॉलिटिकल साइंस की बुनियाद एरिस्टोटल ने रखी थी। ठीक है, साइंटिफिकली पॉलिटिकल साइंस को बनाने की कोशिश जो एरिस्टोटल ने की थी, इन्होंने नहीं की थी। फिलॉसफी की बुनियाद जितनी भी आप देखें, आप प्लेटो के ऑनवर्ड आपने जॉन लॉक को पढ़ा रखा है, रसूल को पढ़ा है, आप थॉमस हॉब्स का भी डिस्कस कर रहे थे, जितने भी पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं वो अपनी अपनी फिलॉसफीज दे रहे हैं, तो वो फिलॉसफीज पॉलिटिकल फिलॉसफीज है, वो थीरीज पॉलिटिकल रिलेटेड है। सो सारी की सारी थीरीज की जो बेसिक है, फाउंडेशन है, स्कूल ऑफ थॉट की फाउंडेशन जो है, स्टेट को स्टेट सोचना और स्टेट के ऊपर होने वाली जो थीरीज है उनकी एप्लीकेशंस को देखना, ये सारा का सारा जो क्रेडिट है, दिस क्रेडिट गोस टू प्लेटो, जिसको आप अफलातून कहते हैं, जिनको आज आप पढ़ने जा रहे हैं। कुछ बेटा क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन जो कि किसी भी फिलोसफर का जो ओवरव्यू है वो आपको देती है, प्रेडिक्शन देती है, उनकी फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होती है। तो प्लेटो की कुछ फिलॉसफी कोटेशन है वो जल्दी से लिखिएगा। प्लेटो की कुछ फिलॉसफी है का कोटेशन है वो लिखिएगा। वो कहते हैं द प्राइस गुड मैन पे फॉर indifference to public affairs is to be ruled by evil people. आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई हुकूमत जो बंदा कर रहा है वो ईवल है, तो उसके इक्वल पर्सन होने की वजह से जो कॉस्ट है, जो लॉस है, वो आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी? मीन्स टू से कि ये सेम के जो रूलर होता है उसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट आता है सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है जी? उसका गुड या बैड होना, उसका जो है उस स्टैंडर्ड के ऊपर होना जी, रूल्ड बाय इविल पीपल कह सकते हैं, पर्संस कह सकते हैं। अच्छा जी, अगली बात जो उनकी नेक्स्ट कोटेशन है क्योंकि वो आप लिख लें, वो कहते हैं द हैवीएस्ट पेनल्टी फॉर डिक्लाइनिंग टू रूल, हैवीएस्ट पेनल्टी फॉर डिक्लाइनिंग टू रूल is to be ruled by someone inferior to yourself. And the heaviest penalty for declining rule is to be ruled by someone inferior to yourself. Inferior to yourself. एक बंदा जो आपसे कमतर है और वो आपको रूल कर रहा है, तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ी सलाह है। कौन कह रहे हैं ये? ये कोटेशंस है, वर्ड को खास के साथ आप लिखिएगा। तो सर जो पहली आपने कोटेशन लिखवाई है काइंडली से जरा रिपीट कीजिए। बेटा टाइम इज शॉर्ट ना, आप साथ लिखा करें, एक्टिव होकर बात करें, ठीक है? राइट, इस तरह से तो एक कोटेशन को लिखने का 10 मिनट। द प्राइस गुड मैन पे
indifference to public affairs is to be ruled by evil people. अच्छा, ये कोटेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ कोटेशन आप स्किप कर देंगे। ये कोटेशन लिखनी है आपने। वो कहते हैं कि गुड पीपल डू नॉट नीड लॉस। गुड पीपल डू नॉट नीड लॉस। अच्छे लोगों को कानून की जरूरत नहीं होती। अकॉल प्लेटो से वो अच्छे इतने होते हैं कि वो खुद ब खुद ही मॉरलिटी और नेचुरल लॉस का ख्याल रखते हैं ना। टू टेल देम नॉट डू नॉट नीड लॉस टू टेल देम, उनको कानून बताने की जरूरत भी नहीं होती। To act responsibly, कि वो जिम्मेदारी से उस पे अमल दरामद करें। Good people do not need laws to tell them to act responsibly, comma, while bad people will find a way around the law, around the laws. बात समझे? कह रहे हैं कि बेसिकली इस कोटेशन के जरिए में पता चलता है कि प्लेटो बिलीव्स कि दो तरह के लोग होते हैं, एक गुड पीपल होते हैं, एक बैड पीपल होते हैं। जो गुड पीपल हैं, आपको उनको कहना नहीं पड़ता कि ये कानून है आप इनके ऊपर मदारामत करें, वो खुद ही उन पे मदारामत करते हैं। जो बुरे हैं, आप उनको कह भी ले, बता भी ले, कानून पे फोर्स भी करें, उसके बावजूद भी वो इसमें से कोई ना कोई अपना हल चोर रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है जी, एस्केप करते हैं, लॉस में से निकलने का भी रास्ता निकाल रहे हैं। ठीक हो गया जी, ये गुड और बैड के रखना चाहिए उन्होंने कोटेशन दी। एजुकेशन के ऊपर इन्होंने बड़ा काम किया था। प्लेटो ने आइडियल स्टेट सिस्टम दिया था, एजुकेशन सिस्टम दिया था बड़ा स्ट्रांग। तो एजुकेशन के रिलेटेड एजुकेशन का टाइप किया आप देखें। एजुकेशन इज टीचिंग आवर चिल्ड्रन टू डिजायर right thing, to desire right thing। समझ रहे? प्लेटो कहते हैं कि तालीम क्या है? तालीम ये है कि आप बच्चे को ये सिखाएं कि आपने अच्छाई की डिमांड करनी है, राइट थिंग मांग, जस्टिफाइड मांगनी। ठीक है, मीन्स टू से कि एजुकेशन में अगर कोई बैड परसेप्शंस दी जा रही है, सिखाई जा रही है, तो वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन सिर्फ पॉजिटिविटी डिमांड कर रहा है। ठीक है जी जी सर, ये क्वेश्चन में हम ये कोटेशन लिखेंगे, एग्जैक्टली इनको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती कोटेशन को। कोटेशन इटसेल्फ एक एक्सप्लेनेशन होती है। और कोटेशन का प्लस पॉइंट ये भी होता है कि आप प्लेटो के ऊपर जैसे एक जनरल क्वेश्चन आ गए तो आप कहीं भी कोटेशन लिख सकते हैं। स्टार्ट में प्लेटो लिख के नीचे उसकी कोटेशन लिखते हैं, एंड में लिखते हैं, दरमियान में लिखते हैं, किसी फिलॉसफी के दरमियान लिखते हैं। लेकिन कोटेशन लिखने के लिए बेटा आप ये ध्यान में रखिएगा कि जब आप कोटेशन देंगे इंपॉर्टेंट कॉमास में होगी, और कोटेशन अगर आपको एज इट इज आती है तो आप एज कोटेशन कोट करेंगे। अगर आप डाउटेड है, आपको भूल रही है, आपको लगता है कि यहाँ कॉमा था कि नहीं था, तो आप उसको कोट नहीं करेंगे। क्योंकि जब कोटेशन कोट कर दी जाती है तो इवन दे विल सी द कोटेशंस। तो अगर उसमें एक वर्ड भी आपने गलत लिखा हुआ है तो आपकी पूरी कोटेशन गलत कंसीडर होती है, बिकॉज़ ये मफहूम नहीं दे रहे आप, ये उनकी सेम सेइंग लिख रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती। तो आपकी कोटेशन वो लिखनी है, ये मेंशन करनी है जिसमें आपको एग्जैक्टली कॉन्फिडेंटली यू मे कोट। जी नेक्स्ट बता दीजिए। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कोटेशन जो मैं भी दे रहा हूं, उनके सिस्टम्स, उनकी थीरीज के हिसाब से। वो कहते हैं देयर आर 3 क्लासेस ऑफ मैन। मर्द जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। 3 क्लासेस ऑफ मैन। सेमीकोलन लगाना है, सेमीकोलन समझते हैं ना? कॉलन नहीं, सेमीकोलन। लवर्स ऑफ विजडम, 3 तरह के लोग होते हैं मैन लोग। नंबर 1 लवर्स ऑफ विजडम, कॉमा, lovers of honor and lovers of gain, and lovers of gain, lover of wisdom, comma, lovers of honor and lovers of gain। कुछ लोग अकल ढूंढ रहे होते हैं, अकल विजडम को लाइक करते हैं, विजडम अप्रोचेस को लाइक करते हैं। कुछ लोग जो है वो ऑनर, उनको ज्यादा अपील कर रहे होते हैं, ऑनर के लिए भाग रहे होते हैं।
और कुछ लोग जो है वो अपने मकासद के लिए जो है वो जिंदगी में कभी कर रहे हैं। गेन्स, GAINS, गेन्स। अच्छा बेटा, एक स्कूल ऑफ थॉट है, बस उसका कॉन्सेप्ट आप ले लें। ये अब इतना वैलिड नहीं रहा उस तरह से, क्योंकि जब लिबरलिज्म आ गई, ये एक थ्योरी थी, एक स्कूल ऑफ थॉट था। इसके भी फादर माना जाता है प्लेटो को, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली ये किया जाता है कि शायद आइडियल से आइडियलिज्म है, ठीक है, आइडियल से नहीं है, ये है आइडिया थ्योरी के दो हिस्से अगर आप करें, आइडियलिज्म, आइडिया, ठीक है। ये एक स्कूल ऑफ थॉट था। वो कहते थे कि हर जो चीज आप करते हैं फिजिकली, तो उससे पहले उसका मेटाफिजिकल पोजीशन में होना जरूरी होता है। कुछ भी करते हैं आप, उससे पहले आप क्या करेंगे, उसका एक आइडिया बनाएंगे ना, एक इमेज बनाएंगे। बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी होती हैं जो फिजिकली इंटेंजिबल होती हैं, लेकिन हमारी सारी की सारी जिंदगी उसके ऊपर बेस कर रही होती है। लाइक हम कहते हैं कि विजन कहाँ है, इंटेंजिबल है ना, आप पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसका कोई साइज रियल नहीं है, लेकिन यू नो दैट दिस इज एन आइडिया जस्ट लाइक आप प्रूफ कहते हैं, जितने भी लॉज बने हैं प्रूफ के बिल्कुल हो रहे हैं, तो प्रूफ इज एन इंटेंजिबल आइडिया बट हैविंग मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। इन द सेम वे आप कहते हैं ऑनेस्टी, ठीक है, अगर ऑनेस्टी नहीं है तो दुनिया का कोई भी जो प्ले है वो फेयर प्ले नहीं होगा। सो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग आइडिया, बट जो है आप फिजिकली सुने। सो एक थ्योरी थी जो कहते थे कि आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइडियलिज्म, ठीक है, और आइडिया में भी पॉजिटिविटी को देखते हैं, पॉजिटिविटी को, जिस वजह से पॉजिटिविटी को, जिस वजह से पॉजिटिव चीजों को देखते थे और आइडिया को बड़ा फोकस किया जाता, पॉजिटिव चीजों को प्रमोट करना। तो ये जो आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट था, तो सब एक्सटेंट इसकी बुनियाद रखने में भी इनका एक रोल था। जैसे इक्वेशन की बात कर रहे थे, जैसे वो कहते हैं कि मेरी जो स्टेट है वो आइडियल होगी, तो आइडियल स्टेट होना दैट वाज एन आइडिया। यानी प्लेटो ने एक कॉन्सेप्ट दिया था आइडियल स्टेट का, बिकॉज़ ये एथेंस के अंदर सॉक्रेटिस के साथ जो हुआ और उस वक्त जो डेमोक्रेसी नाम की बात चल रही थी उसकी वजह से हुआ, तो वो बड़े कायम थे डेमोक्रेसी के साथ। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा, एक ऐसी स्टेट बनाना चाहता हूं, और उसके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी, उसको आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो पूरा का पूरा जो स्टेट का कॉन्सेप्ट था, उसमें भी एजुकेशन ये होगी, सोशल का रूल चलेगा, ये होगा, इसलिए तो दैट वाज एन आइडिया। तो स्टेट कभी नहीं बन सकी, लेकिन उन्होंने एक पूरा का पूरा आइडिया अपना स्टेट दिया था, बिकॉज़ कि ही वाज द फाउंडर एंड फॉलोअर ऑफ आइडियलिज्म, ठीक है। सो कहते हैं कि कोई भी चीज आपने प्रैक्टिकली करनी है रियलिज्म के बेस, तो रियलिटी से पहले आप क्या करते हैं, आप एक आइडिया शुरू पर डिसाइड कि आपको सिलेक्ट करना है। दैट्स व्हाई दैट वाज एन आइडिया जो पहले आपने ध्यान में आया, और आइडियल अप्रोच थी जिसकी बेस के ऊपर आपने कहा ओके देन आपने लेकर कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रूल्स वगैरह करके उस आइडिया को लेकर के आज आप यहां क्लास में बैठे हैं। तो बेस क्या है, दैट वाज एन आइडिया। So that is the idealism. So this is the order. अच्छा जी, तो प्लेटो बिलीव करते थे कि दो तरह की दुनिया होती है, एक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और दूसरी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसको आप स्पिरिचुअल या मेंटल वर्ल्ड कह सकते हैं, स्पिरिचुअल या मेंटल वर्ल्ड। और दूसरी जो है वो है इटर्नल एंड परमानेंट वर्ल्ड, इटर्नल एंड परमानेंट वर्ल्ड। एक वो दुनिया जो रूहानियत में होती है, लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी को जिंदगी से निकाल सकते हैं, कभी स्पिरिचुअलिटी को लाइफ से एक्सप्रेस कर सकते हैं नहीं, जबकि स्पिरिचुअलिटी हैज नो फिजिक, दैट इज एन आइडिया, दैट इज एन इंटेंजिबल थॉट। और एक है जो प्रैक्टिकल फिजिकल वर्ल्ड है जिसमें आप रह रहे हैं। तो ये दो तरह की वर्ल्ड के ऊपर बिलीव करते हैं। एक बेटा बुक
द रिपब्लिक, ये इनकी वो किताब थी जिसके अंदर इन्होंने आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, सारी सल्तनत का। इस बुक में किन्होंने, प्लेटो ने आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो अपनी बुक द रिपब्लिक में दिया। ठीक है, ये बुक जो थी बेटा ये 375 में पब्लिश हुई। और इसमें मोस्टली सॉक्रेटिस के जो डायलॉग थे सुकरात के वो शामिल उसने किए, बिकॉज़ उनके शेयर था, बड़ा क्लोज एसोसिएशन थी सॉक्रेटिस के साथ थी, तो इसलिए उनकी जो डायलॉग बेस्ड अप्रोचेस थी उनको प्रॉपर एक फॉर्म में, रिटन फॉर्म में लाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और रिपब्लिक के बारे में कहा जाता है कि ये इनका वन ऑफ द मोस्ट एंड वेल नोन एंड इन्फ्लुएंशियल वर्क बाय प्लेटो। ठीक है जी, बड़ा ही शानदार किस्म का काम था उनका जो रिपब्लिक की सूरत में उन्होंने जो है वो किया। तो जब भी आप रिपब्लिक को की बात करेंगे, आप हम कहते हैं हम क्या है, हमारा ऑफिशियल मुल्क का नाम क्या है, रिपब्लिक। ठीक है, सो रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली जमहूरी एक स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज गिवन बाय सर। रिपब्लिक से मतलब क्या लेके तो पब्लिक हो गई ना, तो पब्लिक के साथ री लगा है जी। जमहूरी, अल जमहूरिया, जमहूरी का मतलब समझते हैं आप जी? हाँ, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट था, देखें इस्लाम भी डेमोक्रेसी को मानता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बिलीव करता है। इस्लाम मजहब जो है उसके जो फाउंडर कह लें, मतलब जो मेन लीडर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो बहुत डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। लेकिन कोई इलेक्शन कमीशन नहीं था, लेकिन सिलेक्शन ऑफ खलीफा का वो वाला स्ट्रक्चर जो आज हम देखते हैं, तो ये तो बेसिकली एडवांसमेंट्स है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अप्रोचेस। ठीक है, तो उस वक्त की मतलब डेमोक्रेसी का कभी भी ये मतलब नहीं है कि वोट ही ले, वोट फिजिकली लेने हैं, मोहर ही लगनी है, ठप्पा ही लगना है। अब आप भी कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वो ठप्पे वाला कॉन्सेप्ट भी बदल जाएगा। शायद कल को कोई ऐसा सीन हो जाए कि ऐप आ जाए कि आप अपना घर में बैठ के वोट डाल दें। ठीक है ना, तो ये क्या है। अच्छा, इसी तरह इन द सेम वे वो जिस डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, तो वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी। वो कहते थे कि उन्होंने पूरा एक एजुकेशन सिस्टम दिया था, और वो कहते थे कि इसका जो रूलर बनना है ना मेरी स्टेट का, उस एजुकेशन सिस्टम में फॉलो करेगा। ठीक है, लाइक उन्होंने कहा कि सभी लोग मुल्क में, अभी आगे हम आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा तो फिर फ्री हो जाएगा थोड़ा। दोबारा उन्होंने कहा था कि सब लोग पढ़ेंगे, लाइक आप सब लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कल को कोई एक बंदा या बंदी या 2 या 4 या 3 बंदे, अल्लाह करे कि सारे ही, या इनमें से 3-4 लोग ऐसे होंगे कि जो रूल कर रहे होंगे किसी ना किसी स्टेज के ऊपर। आप असिस्टेंट कमिश्नर लगते हैं तो आप पूरी एक तहसील को जाके रूल करेंगे, ऑलमोस्ट आपके पास अथॉरिटीज होंगी, आप सॉवरेन अथॉरिटीज रख रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, वो अथॉरिटी आपको किसने दी? किसने आपको कहा कि ये कहेंगे ना जी इधर से ये ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, और वो होता रहेगा। तो वो बेसिकली इनको क्यों नहीं वो पावर मिली, मुझे क्यों नहीं मिली, आपको क्यों नहीं मिली, जिसको नहीं मिली या जिसको मिल गई, तो ऐसा क्यों हो गया? 5 जमहूरी इक़्तिदार था ने, तो जमहूरी इक़्तिदार ये है कि हमने एक सिस्टम रख दिया तो भाई ये बुक्स है, ये सिलेबस है, ये एग्जाम है। ठीक है, जो उसको क्वालीफाई करेगा अंडरस्टूडली वो उसको मिलेगा, और दूसरा उठ के ये नहीं कहेगा कि आप इसको क्यों मिल गया। इन द सेम वे प्लेटो ने पूरा एक एजुकेशन सिस्टम दिया। उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी में रह जाएंगे ओके, नेक्स्ट सेकेंडरी में जाके, प्राइमरी में कोई एग्जाम नहीं होगा, सेकेंडरी लेवल के ऊपर और एलिमेंट्री लेवल के ऊपर आफ्टर 10 ईयर आप एक एग्जाम लेंगे, जो उसमें क्वालीफाई कर जाएंगे वो अगली स्टेज में चले जाएंगे, जो डिस्क्वालीफाई क्वालीफाई कर जाएंगे वो सारे फार्मर लेबरर्स बन जाएंगे स्टेट में। इसी तरह से जो सेकेंडरी को क्वालीफाई कर जाएंगे तो वो हायर एजुकेशन की तरफ चले जाएंगे, और जो क्वालीफाई नहीं कर सकेंगे तो वो फौजी और इस लेवल के जो ऑफिशियल, लोअर लेवल के ऑफिशियल हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, और इन द सेम वे जो हायर एजुकेशन स्टेज को क्वालीफाई कर जाएंगे वो हायर ऑफिसर्स बन जाएंगे, यानी इवन आर्मी में भी जो हायर रैंक्स हैं वो उधर से आएंगे। इन द सेम वे फिर उन्होंने कहा कि जो हायर एजुकेशन को भी क्वालीफाई कर जाएंगे तो वो फिर आगे फिलोसफर्स बनेंगे। ठीक है, वो 35 इयर्स की एजुकेशन के बाद,
और फिर उन्होंने कहा कि जो 35 से 50 इयर्स तक बंदा पढ़ के क्वालिफाई कर देगा तो दैट विल बी फिलोसोफर। एक स्टेज बनाई और उन फिलोसोफर्स में से जो सबसे अच्छा होगा दैट विल बी द रूलर ऑफ माय आइडियल स्टेट। और वो जो बंदा आइडियल स्टेट का रूलर बनेगा उसको प्राइवेट ओनरशिप की इजाजत नहीं होगी, उसको प्राइवेट फैमिली ओनरशिप की इजाजत नहीं होगी। अगर ये सारी चीजें भी कोई एक्सेप्ट करके मान जाए कि ठीक है मुझे रूलर बना दें और 50 साल वो बंदा पढ़ा हो और इतने सिस्टम्स को उसने क्वालिफाई किया हो तो फिर उसको कहीं से वोट लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कि सारी पब्लिक जनरली दैट वाज डूइंग और उसमें एक बंदा क्वालिफाई करता उस स्टेज पे पहुंच गया। तो इसका मतलब है अब ये इसका डेमोक्रेटिक राइट है, ठीक है। ये उसने डेमोक्रेसी को इस एंगल से देखा, ठीक है। इस्लाम में डेमोक्रेसी का देखने का एंगल और था, ठीक है नहीं। तो इन द सेम वे ये सारी चीजें, तो ये डेमोक्रेसी के यानी डेमोक्रेसी इज अ गुड स्कूल ऑफ थॉट और आगे उसकी किस तरह से एप्लीकेशन होनी है इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट कि वो उसको किस एंगल में किस अंदाज में लेती है, ठीक है जी। आपने लोगों की राय का ख्याल रखना। अच्छा बेटा द रिपब्लिक चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है प्लेटो का, तो आप लिख सकते हैं थोड़ा सा 10 पार्ट्स हैं इस बुक के, या चैप्टर्स कह रहे हैं या पार्ट्स कह रहे हैं, 10 है। और मैंने आपको बता दिया कि ये जब पब्लिश हुआ है। रिपब्लिक के अंदर बहुत सारी चीजें उन्होंने डिस्कस की, वो कौन कौन सी की शॉर्टली आप लिख सकते हैं क्योंकि आपने पूरा अच्छा ठीक है। पॉलिटिकल फिलॉसफी डिस्कस की उन्होंने रिपब्लिक में, पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है जी। इसके बाद जस्टिस सिस्टम डिस्कस किया उन्होंने, जस्टिस सिस्टम। इसके बाद मॉरलिटी की बात की, आइडियल स्टेट और सिटी की बात की। ये जो आइडियल स्टेट जिसकी हम बातें कर रहे हैं ये रिपब्लिक में मेंशन। इसके बाद एजुकेशन सिस्टम दिया उन्होंने, एजुकेशन सिस्टम। इसके बाद साइकोलॉजी, देन इकोनॉमिक्स, देन रिलीजन, मजहब की बात भी की रिपब्लिक में उन्होंने। देन आर्मी ट्रेनिंग और डिफेंस सिस्टम भी लिखा इसमें, आर्मी ट्रेनिंग एंड डिफेंस सिस्टम। देन फिलोसोफर रूलर, जो रूलर होगा वो फिलोसोफर होगा और किस तरह से बनेगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, ये सारी चीजें पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म जो एक आइडिया बेस्ड था उसको उन्होंने अपनी इस बुक द रिपब्लिक में जो है वो मेंशन किया, लिखा। 10 चैप्टर्स 10 पार्ट्स थे, कितनी बड़ी है, वेल रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा जी प्लेटो का प्लेटो जो है इनका निकनेम जो है वो बेटा प्लेटून था, PLATUN प्लेटो। प्लेटो का निकनेम जो था वो प्लेटो था। इनको अफलातून भी कहते हैं और ये अफलातून इनका अरेबिक का नाम है। बेटा PLATON अरेबिक में, यानी अफलातून जो नाम है ये इनका अरेबिक नेम है। अच्छा बेटा डेट ऑफ बर्थ लिख लें 427, 427 भी कहते हैं 428 भी कहते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी क्योंकि बहुत पुरानी बात है, पब्लिकेशन बाय दूसरा से मैकेनिज्म नहीं था तो ये थोड़ा डाउट भी है। कुछ लोग कहते हैं यस बीसी 247 और कुछ कहते हैं 427 और 428, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ठीक है। और एथेंस के अंदर इनकी बात भी लिखी, वही एथेंस था जहां पे सोक्रेटिस को पॉइजन दी गई, जहां पे एरिस्टोटल ने अपनी सारी सर्विसेज दी। अच्छा, और इनकी डेथ हो रही है बेटा, यू नो कि बीच उलट चलती है, रिवर्स होती है, तो वो 347 या कुछ कहते हैं कि 348 डेट ऑफ डेथ। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें काम आती है बात का, ठीक है जी। इसको हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये क्लासिकल ग्रीक फिलोसोफर थे। आप देखते हैं आपको पॉलिटिकली जितनी भी हमने अभी तक पढ़ी हैं टर्म्स, तो सारी की सारी हम कहते हैं कि जी जब उसके एटिमोलॉजी की तरफ जाते हैं तो ग्रीक वर्ड फ्रांस से निकला, पॉलिटिक्स ग्रीक वर्ड, ग्रीक, तो बेसिकली वो मॉडर्न थे ना, उन फिलॉसफीज पे बुनियाद रखी, इसलिए वो चूंकि ग्रीक फिलोसोफर थे तो सारी चीजें हमें ग्रीक से ज्यादा मिलती हैं। बेटा प्लेटो का जो लफ्जी मतलब है वो है विड्थ, चौड़ाई या ब्रॉड, वसी होना, चौड़ा होना। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्लेटो जो थे इनकी जो फिजिक थी वो थोड़े से विड्थ में थे, हाइट ज्यादा नहीं थी लेकिन फिजिक वाइज थोड़े विड्थ में थे, तो इसलिए उनका नाम प्लेटो पड़ गया या रखा गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि प्लेटो जैसे उनका जो फोरहेड है ये थोड़ा
आप उनकी वो जो पिक्स आपको नजर आएगी नेट के ऊपर, तो वो थोड़ा बड़ा था इसलिए। लेकिन कुछ लोग जो हैं फिलोसफिकली ये कहते हैं कि नहीं, इनके अंदर नॉलेज की बहुत डेप्थ थी, इन नॉलेज इनसाइड डेप्थ थी, जिस वजह से इनको ये कहा गया। बदल प्लेटो जो है वो यही है। नेक्स्ट बेटा जो है पूरा जस्टिस सिस्टम और वो सारे सिस्टम्स इन्होंने दिए। अच्छा, इन्होंने मिलिट्री सर्विसेज को भी ज्वाइन किया था प्रैक्टिकली, डिफेंस के लिए उस टाइम जो मिलिट्री सर्विसेज थी उनको इन्होंने ज्वाइन किया था 409 बीसी में। 409 से लेकर 404 तक तकरीबन 5 इयर्स तक जो है मिलिट्री को भी इन्होंने ज्वाइन किया था। बेटा एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ओलिगार्की। OLIGARCHY, GARCHY, ओलिगार्की। जिस तरह से यानी डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसी तरह से ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है जी। अगर आप पिछले 7-8 सालों में देखें तो एक दफा ओलिगार्की के ऊपर एज अ पार्ट क्वेश्चन आया है, एक दफा। ठीक है जी, ओलिगार्की के ऊपर। ओलिगार्की क्या होती है आपको पता होना चाहिए, बिकॉज़ एक दफा क्वेश्चन आ चुका है आपके सिलेबस में। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, a small group of people having control of a country or organization. सर जैसे कारवाई इसमें क्या हुआ नहीं, बहुत फॉर्म। A small group of people, चंद लोग होते हैं, ये कोई 30, 25, 30 इस तरह से। Small group of people having control over a country or organization. चंद लोग अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हों, हुकूमत चला रहे हों मिलके, तो उसको हम कहते हैं कि ओलिगार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है जी, ओलिगार्की। अच्छा, नेक्स्ट की लिखिए इसकी डिटेल। wealthy people use their wealth to gain power and utilize that power for corruption, selfish interests, personal well-being and benefits। बात समझे? चंद लोग होते हैं मिलके अपने जाती मफादात और मकासद के लिए गवर्नमेंट के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और मुल्क के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और उसको फिर वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, अपनी पर्सनल वेलबीइंग के लिए रन करते हैं। अगर इस तरह से कुछ हो तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड ओलिगार्की। ओलिगार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? इसकी कोई ऐसी रिसेंट एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली एथेंस की बात करें तो उस टाइम जब प्लेटो आए थे तो उस टाइम ओलिगार्की चंद लोग थे, नाम नेहाद जमहूरियत के नाम पे वो रूल कर रहे थे। ठीक है जी, तो इसलिए उसको उन्होंने मेंशन किया। एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बेटा टायरनी, TYRANNY। ये टायरनी हो, ओलिगार्की हो, डिक्टेटरशिप हो, मोनार्क हो, ये सारी एक दूसरे से मिलती जुलती चीजें हैं। बाय फोर्स आप किसी को डिक्टेट करते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं, रूल करते हैं, जैसे आपने फासिज्म को भी पढ़ा। एंड ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। टायरनी क्या है? ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अथॉरिटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वन इंडिविजुअल, टायरनी के अंदर क्या होता है? वन इंडिविजुअल एक्सरसाइज power without any legal restraint or limit. One individual
प्लेटो ने सोक्रेटिस की फॉलोशिप ले ली, बस आप सुबह शाम उस्ताद के साथ है, रात को भी, दिन को भी, शाम को भी वो आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉपर क्लासेस नहीं हो रही, बस वो लर्निंग्स दे रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन की बुनियाद रखी एकेडमी के नाम से, हिस्टोरिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और ये 12 साल की तालीम लेने के बाद और फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहीं पे जो एरिस्टोटल थे उन्होंने फिर तालीम हासिल की, ठीक है, इस एकेडमी। और कहा जाता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ थी ये एकेडमी वहां पे, नहीं कह सकते, लेकिन सोक्रेटिस का, चूंकि सोक्रेटिस के साथ जो हुआ वो रिफॉर्म्स की बात करते थे, इसलिए उनको सेंटेंस टू डेथ कर दिया गया। प्लेटोनी के स्टूडेंट थे, उनकी डेथ के बाद इतना प्रेशर बिल्ड हुआ कि ये वहां से चले गए फॉर लर्निंग और फिर वापस आए, ठीक है। तो अल्टीमेट लेकिन उसने कोई ऐसा नहीं कहा कि ये एंटी गवर्नमेंट, वहां पे तो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री ये भी कहती है कि ये फ्री मेसन्स की बेस थी, ये वाली एकेडमी किसकी बेस थी? फ्री मेसन्स की। नहीं, ऐसा नहीं है, दिस इज बस एक्चुअली बहुत सारी मिथ्स चल रही होती है, मिथ, ठीक है जी। तो खैर हमने इतनी डेप्थ में भी नहीं जाना, हमने प्लेटो का एज फिलोसोफर पढ़ना है और हम जनरल सर फिर कौन सी एजुकेशन की एकेडमी में, जी एकेडमी में कौन सी एजुकेशन दी जाती है? फिलोसफी की, मैथमेटिक्स की, म्यूजिक, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिकल थॉट, मेटाफिजिक्स, जो कि आइडियलिज्म को फॉलो करते थे। तो मेटाफिजिक्स होता है जो फिजिक्स यानी जो फिजिकली से परे हो, दूर हो, ठीक है, नॉन टेंजिबल कॉन्सेप्ट्स जिसे होते हैं। इसके बाद बायोलॉजी, स्पोर्ट्स, अब देखिए ना जब आपको म्यूजिक का नॉलेज दिया जा रहा है, स्पोर्ट्स का नॉलेज दिया जा रहा है, ज्योग्राफी का, मैथमेटिक्स का, पॉलिटिकल फिलॉसफीज का, तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि नहीं जी सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ करने के लिए एकेडमी? तो हर तरह का नॉलेज दिया जा रहा था ना। बाकी पॉलिटिकल फिलॉसफीज में किसी का क्या आइडिया बनता है, ये वो बड़े-बड़े फिलोसोफर थे, उनकी अपनी परसेप्शंस थी, वो एंटी गवर्नमेंट जा सकते हैं, वो इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट जा सकते हैं, डिपेंड्स। पॉलिटिकल जो एजुकेशन कोई इन्वॉल्व नहीं था। बेटा मैंने कहा पॉलिटिकल थॉट्स वहां पढ़ाई जा रही थी, हां पॉलिटिकल, मैं ये कह रहा हूं कि all type of knowledge, all the branches of knowledge were being offered there in academy, और उसमें exactly political thoughts भी थी, तो political thoughts पढ़ाई जा रही हैं। अब उसमें वो बड़े-बड़े फिलोसोफर्स थे, उनकी क्या परसेप्शंस बन रही थी सिस्टम के सिस्टम्स के बारे में, तो एक तो डिपेंड्स ना कि कौन क्या सोच रहा है। जी 36 डायलॉग बेस्ड बुक्स हैं प्लेटो की, 36, 13 लेटर्स की इनके हैं बड़े मशहूर बुक्स जो थी। मैंने आपको पहले बताया कि सबसे मशहूर बुक जो है वो दी रिपब्लिक है, जिसमें उन्होंने आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया। इसके अलावा द स्टेट्समैन एक बुक है कि द स्टेट्समैन, द स्टेट्समैन, सर मूवी भी है जी स्टेट्समैन, जी क्या कह रहे हैं सर, मूवी भी है। हाँ जी, द लॉस के नाम से भी एक बुक है, द लॉस। अच्छा जी, अब आप देखें कि इन्होंने, अच्छा ये क्वेश्चन बेटा आया हुआ है फिलोसोफर किंग का, आइडियल स्टेट में फिलोसोफर किंग का, ये एक दो दफा क्वेश्चन आया है अलैदा से एज ए क्वेश्चन। सिर्फ वो कहते हैं कि फिलोसोफर किंग ये कॉन्सेप्ट था प्लेटो की आइडियल स्टेट का। वो कहते थे कि जो मेरी आइडियल स्टेट है उसका जो बादशाह होगा वो किंग जो होगा वो फिलोसोफर होगा। तो आपको पहले फिलोसोफर करना पड़ेगा, और फिलोसफी आप नर्सरी में या प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री या सेकेंडरी लेवल पे नहीं ले सकते ना, ठीक है। आप मास्टर ऑफ फिलोसफी यानी एमफिल की ऑफर करते हैं, तो आफ्टर योर 16 एजुकेशन, ठीक है, 16 इयर्स एजुकेशन, इन से के फिलोसफी जो है इसकी कॉन्सेप्शंस का ताल्लुक मैच्योर एजुकेशन के बाद है ना। तो उन्होंने फिलोसोफर का कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर किसी ने हीरो बनना है वो फिलोसोफर होना चाहिए। फिलोसफी आती है एजुकेशनली, वो इतना आपको कि कोई उठ के क्लेम ना कर सके कि भाई आप यहाँ कैसे पहुंच गए, आप कैसे किंग बन सकते हैं, ठीक है। मैनकाइंड विल नेवर सी एन एंड ऑफ ट्रबल until lovers of wisdom come to hold political power। देख लें कोटेशन है ना, बेटा पहले तो बोल रहा हूं आपको, mankind will never see an end of trouble। इंसानियत कभी भी एंड ऑफ ट्रबल नहीं देख सकती
until lovers of wisdom come to hold political powers. All the holders of power become lovers of wisdom. कहने की बात ये है, वो ये कहते हैं कि मेरे जो फिलोसफर होगा वो लवर ऑफ विजडम होगा, और अगर ऐसा है तो अल्टीमेट उसके जो फैसले हैं वो बड़े अक्लमंदाना होंगे और वो स्टेट को बड़ा सक्सेसफुली रन करेगा। जी बेटा, आइडियल स्टेट जी, और द होल्डर ऑफ पावर बिकम लवर्स ऑफ विजडम। जी बेटा, आइडियल स्टेट के ऊपर क्या कहते हैं, एनी सिटी होएवर, लिखे साथ साथ, एनी सिटी होएवर small is in fact divided into two, comma, one of the city of the poor, the other of the rich. These are at war with one another. आइडियल स्टेट में वो क्या कह रहे थे, आइडियल स्टेट में उन्होंने तीन तरह के लोग बना दिए थे ना, तीन अप्रोचेस दे दी थी। एक वो जो रूल करेंगे, एलीट बन जाएंगे, और एक वो जो लेबर का काम करेंगे, हार्ड जॉब्स करेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी मुल्क या शहर बनेगा तो उसके अंदर ये दो तरह के लोग होंगे, और उसकी रीजन उन्होंने क्या दी थी कि जो लेबरर बन रहे हैं या जो हार्ड वर्कर बन रहे हैं, तो रीजन बिहाइंड कि वो एजुकेशनल सिस्टम में क्वालिफाई नहीं ना कर सके, तो लिहाजा अगर आप नहीं कर सके तो फिर आपने यही करना है। और वो कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है कि उनकी जो इंस्टिंक्ट है, उनकी जो आइडियल अप्रोच है, उनके दिल में जो आइडिया, उनका जो ब्रेन है, उनका जो इमेज है, उसका जो झुकाव है वो टुवर्ड्स हायर जो गोल्स हैं या हायर फिलॉसफीज नहीं है ना, वो लाइट ही लेकर कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वो एजुकेशन में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे और एजुकेशन सिस्टम को क्वालिफाई नहीं कर सके, लिहाजा जो उनकी इंस्टिंक्ट है वो फिर वो करें। समझ रहे हैं जी? एग्जैक्टली। सर आपने आइडियल स्टेट में तीन लोग तो तय रूल करेंगे, लेबर और तीसरा कौन सा? अच्छा लिखने पहले होंगे, यानी सोसाइटी की डिवीजन उन्होंने जो की, उन्होंने कहा जो मुल्क बनेगा उसमें जो सोसाइटी होगी, लोग होंगे, पॉपुलेशन होगी, तीन तरह की होगी। फर्स्ट स्टेज होगी द रूलर्स, ठीक है जी। पहली स्टेज में कौन होंगे? द रूलर्स, ये फिलोसफर्स रूलर्स होंगे, ठीक है जी। ये फिलोसफर्स किंग होंगे जो रूल करेंगे, जो फिलोसफर्स बनेंगे, जो उस लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है। सेकंड वन होगा तो सोल्जर्स। अब ये बिल्कुल वो वाली मजदूरी का लेवल तो नहीं है, मुल्क का दिफा कर रहे हैं, सरकारी सतह पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि भारत ये बिल्कुल जो लोअर लेवल वाले, यानी थर्ड स्टेज जो है वो लेबरर या फार्मर्स है, ठीक है। द लेबरर्स और फार्मर्स, एक बंदा जो है वो ईंटें उठा रहा है, एक बंदा जो है वो खेतों में हल चला रहा है, तो एक ये स्टेज है। एक स्टेज है कि चले छोटे लेवल पे रूल नहीं कर रहे, लेकिन छोटे लेवल के ऊपर सर्विसेज दे रहे हैं, ये दरमियाने तबके के लोग हैं, यानी कुछ पढ़े लिखे हैं लेकिन बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। और तीसरी जो स्टेज है दैट इज द रूलर्स। तो ये तीन सोसाइटी की उन्होंने आपको स्टेजेस दी। फिर बेटा उन्होंने जस्टिस सिस्टम दिया, जस्टिस सिस्टम बाय प्लेटो, उसके ऊपर एक कोटेशन है वो लिखे, जस्टिस इज ऑलवेज बेटर देन इनजस्टिस। प्लेटो कहते हैं, ये कोटेशन है उनकी, जस्टिस इज ऑलवेज बेटर देन इनजस्टिस। कॉमन मतलब आप भी एग्री करते होंगे, ना इंसाफी से इंसाफ बेहतर है ना, जस्टिस बेहतर है। नेक्स्ट बेटा लिखें, एक और कोटेशन है, a just man is wiser, stronger and
happier than an unjust man, for he knows his limitations too. For he knows his limitations too. T-double-O वाली he, अक्लमंद आदमी जो होता है ना जी, वो अपनी लिमिट्स को भी जान रहा होता है। जो जस्ट मैन होता है ना, इंसाफ पसंद, उसको पता होता है कि मेरी क्या लिमिट्स हैं, लिहाजा वो स्ट्रॉन्ग होता है, हैप्पियर होता है, वाइज होता है। ठीक है जी। जो अनजस्ट मैन होता है उसको अपनी लिमिट्स का नहीं पता होता, इसलिए वो कभी हैप्पियर नहीं रह सकता, वो वाइज नहीं कहला सकता। ठीक है, ये क्या है। जस्टिस के लिए बेटा प्रिंसिपल्स दिए थे प्लेटो ने, लिख लें, फिर आप इनको फर्दर एलैबोरेट कर सकते हैं। 3 प्रिंसिपल्स मेजरली उन्होंने दिए थे। पहली बात वो कहते हैं कि जी नो इंटरफेरेंस, आपने इंसाफ करना है, आपने किसी की कोई इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस नहीं लेना, न्यूट्रलिटी जिसको आप कह सकते हैं, पहली रिक्वायरमेंट फॉर जस्टिस। ठीक है जी, नो इंटरफेरेंस। सेकंड, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। ठीक है जी, अल्टीमेट जिन लोगों ने जस्टिस पे काम करना है तो दे विल बी स्पेशलाइज्ड। एंड थर्ड वन इज हार्मनी, इक्वालिटी के सेंस में। अच्छा, अब बेटा टाइप्स ऑफ जस्टिस उन्होंने मेजरली 2 बताई है, 2 बड़ी टाइप्स जस्टिस की प्लेटो ने बताई। जस्टिस सिस्टम आ सकता है पॉलिटिकल, आप देखें ना, जस्टिस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट, एजुकेशन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट, किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट, और ये सारे कॉन्सेप्ट लिंक्स टू पॉलिटिकल फिलॉसफीज। और जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, वो कहते हैं जी कि प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफीज के लिए क्या कंट्रीब्यूशन थी। ठीक है, तो यू कैन कोट। तो जस्टिस सिस्टम में बेटा वो कहते हैं एक सोशल जस्टिस है और एक इंडिविजुअल जस्टिस है। एक है सोसाइटी के लेवल के ऊपर जस्टिस, फॉर एग्जांपल कि हमारा फंडामेंटल राइट है कि आपको साफ पीने का पानी मिलना चाहिए, तो अगर सोसाइटी को नहीं मिल रहा तो सोसाइटल जस्टिस नहीं होगा। ठीक है जी, आपका राइट है कि आपको एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज मिले, तो अगर नहीं मिल रही उस लेवल पे तो इट्स मीन कि सोशल जस्टिस नहीं होगा। सोसाइटी में अगर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं है, सोसाइटी में अगर लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो ये सोशल जस्टिस नहीं है। और एक है इंडिविजुअल जस्टिस, आपका जाति कोई मामला बन जाता है, उनका जाति मामला बन जाता है और वो जस्टिस के लिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी मेजर एक सोसाइटल जस्टिस होता है सोसाइटी के लेवल के ऊपर, और एक आपका इंडिविजुअल जस्टिस होता है। जस्टिस के बारे में बेटा एक कोटेशन है उनकी, वो लिखें, ऑफ ऑल द थिंग्स ऑफ अ मैन्स सोल, of all the things of a man's soul, apostrophe के साथ, man's soul, which he has within him, comma, इंसान के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सब में से justice is the greatest and injustice is the greatest, अच्छा, justice is the greatest good, justice is the greatest good and injustice the greatest evil, and injustice the greatest evil। बात बेटा समझे, आपके अंदर जो कुछ है, सबसे बड़ी अच्छाई आपकी क्या है कि आप जस्टिस हो, इंसाफ पसंद हो। जब आप जस्टिस होंगे आप कभी किसी से कुछ ज्यादती कर ही नहीं सकते, अपनी जात के साथ भी नहीं कर सकते, आप हर चीज में जस्ट होंगे, ये सबसे बड़ी अच्छाई है। और सबसे बड़ी बुराई क्या है कि आप इनजस्ट हैं, आप इंसाफ ही नहीं कर रहे अपने जात के साथ। फॉर एग्जांपल के लाइक आई एम पुटिंग एज एन एग्जांपल के योर पेरेंट्स आर पेइंग यू, आपके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, तो दैट्स व्हाई यू आर हियर एंड दे आर पेइंग। तो उनकी कुछ ड्रीम्स हैं, तो अगर आप उनके ड्रीम्स के लिए सिंसियर नहीं है, उस पे सही काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं। जस्टिस डजंट मींस के जस्टिस ऑफ द कोर्ट ओनली। ठीक है जी, मुझे मैं आई एम हियर टू टीच, तो अगर 1.5 घंटे में आधा घंटा में बैठ जाऊं, 15 मिनट में गप्पे लगाऊं टॉपिक में इधर से, तो इस तरह से आई एम नॉट डूइंग जस्टिस। ठीक है, तो कहते हैं कि जी आपके अंदर की जितनी भी चीजें हैं, सबसे बेस्ट क्या है कि आप जस्टिस कैपेबिलिटी, और सबसे बुरी चीज क्या है कि आप जस्टिस ना करें। To do injustice is the greatest of all evils, ये भी कोटेशन है उनकी। To do injustice is the greatest of all evils, जितनी भी बुराइयां उनमें सबसे
बड़ी बुराई क्या है? इनजस्टिस। देखिए दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर, पीस, एवरीथिंग इज लिंक्ड विद जस्टिस। अगर दुनिया में जस्टिस ना होगा तो फिर आप शायद सर्वाइव ना कर सके ना। जितने भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बनाते हैं, आपने कहा जी सॉवरेनिटी इनविजिबल है, नहीं है, किसको राइट होगा, कब होगा, कैसे इस्तेमाल, तो अगेन जब कोई पावर एक्सरसाइज करता है तो अगर वो जस्टिस भी कर रहा है दैट्स गुड। अगर वो जस्ट रूलर है और उसका काम है कि वो अपनी स्टेट की वेलबीइंग के लिए सोचे, अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो वो जस्टिस नहीं कर रहा। ठीक है, तो जस्टिस अगर नहीं है तो सबसे बड़ी ये ईवल है। अच्छा जी, वो कहता है कि हर स्टेट के अंदर जो लोग हैं उनमें ये 4 कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। नंबर 1 विजडम, नंबर 2 करेज, हिम्मत, हौसला, ये आपके डिफेंस के लिए बड़ा जरूरी है। नंबर 3 डिसिप्लिन, ये वो जिनकी गायद ने भी बात की थी। एंड नंबर 4 इज जस्टिस। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज हैं जो विद इन एवरी पर्सन ऑफ द स्टेट होनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम भी एक फिलॉसफी थी गिवन बाय प्लेटो। वो कहते हैं बाय अब एजुकेशन सिस्टम पे हम आ गए। जस्टिस के ऊपर कुछ टाइप्स, कुछ रीजंस, कुछ कोटेशंस, कुछ नॉर्म मैंने आपको दे दिया है ना, प्लेटो का जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट था उसको लेकर के। अब बेटा हम एजुकेशन सिस्टम गिवन बाय प्लेटो उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। इसके ऊपर एक कोटेशन है, वो आप लिख लें, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाय एजुकेशन, प्लेटो कहते हैं बाय एजुकेशन आई मीन दैट training in excellence from youth upward, which makes a man passionately desire to be a perfect citizen. ठीक है जी, कि यूथ से लेकर ऑनवर्ड अगर किसी बंदे के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई है कि मैं परफेक्ट सिटीजन बनना चाहता हूँ विद गुड कैपेबिलिटीज, तो इसका मतलब है कि ये एजुकेशन से ही जा रही है हमारी। अगर आज का जो यूथ का बंदा है वो एक परफेक्ट मैन का भाव रखता है, जस्टिस वाइज, विजडम वाइज, एट एवरी लेवल, तो इसका मतलब है कि एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग वेल। ये वो एजुकेशन सिस्टम था जो प्लेटो कहते हैं जो मैं चाह रहा हूं। ठीक है जी, कॉमा एंड teach him to rule, and और ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये भी सिखाए कि आपने अगर कल को आपको रूलर बनना है, रूल करना है, तो कैसे आप रूल करेंगे। teach him to rule, कॉमा and to obey, और अगर आप रूल नहीं कर सकते, आपको रियाया बनना है, तो फिर आप ओबे कैसे करेंगे। teach him to rule, कॉमा and to obey, कॉमा with justice। आपने ओबे करना है तो आपने जस्टिस को फॉलो करना है, आपने रूल करना है तो आपने जस्टिस को फॉलो करना है। सो एजुकेशन सिस्टम जस्टिस के बगैर नहीं है, स्टेट सिस्टम जस्टिस के बगैर नहीं है, स्टेट सिस्टम एजुकेशन के बगैर नहीं है, जस्टिस सिस्टम एजुकेशन के बगैर नहीं है। ये चीजें लिंक्ड है। आप इस स्टेट से किसी एक पिलर जस्टिस को निकाल देंगे, आपने 3 इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ स्टेट पढ़ने हैं, तो उसमें जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट पिलर, और education is there. So next category, this is the only education which deserves the name. This is the only education which deserves the name. जी जी वही, which deserves the name. Speed or proper initiating the exercise also in practice को जो बोल रहा है। आपने फाइनल एग्जाम में स्पीड से लिखना है, एक्यूरेट लिखना है, स्पेल आपके बड़े अच्छे होने चाहिए, राइटिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए, फ्लो बड़ा अच्छा होना चाहिए, शार्पनेस हो आपके अंदर, पॉजिटिव शार्पनेस, चीजें जरूरी है। तो इसलिए आप उस तरह से किया करें, एक्टिव होकर बैठें। मतलब दिस इज नॉट लाइक अ क्लास में बैठे हैं और और आज की तरीके के साथ और क्या
लेकिन मुझे ये पता है कि मैं सुबह जो है अर्ली उठ के वो शेड्यूल्ड होता हूँ रात के तक। तो मतलब मैं यानी सुबह 7 बजे नॉन स्टॉप चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, नहा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। तो इससे ये एक्टिंग शायद टीचर का होना चाहिए, आप ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा चौथा लेक्चर है आज, इस लेक्चर में आपने ऐसा फील किया होगा कि मेरा दिल कर रहा हो गया ना ही पढ़ाऊँ, छोड़ ही दूँ, बैठ जाऊँ और नहीं तो कर लेना, ऐसा होगा नहीं होगा। और आप इंशाल्लाह तेरे को लास्ट लेक्चर यू विल सी। तो दैट स्पिरिट विल बी फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम एवरीवन ऑफ योर साइड, ठीक है। आपके अंदर एक मतलब आप देख सकते हैं कि आप एक सुपीरियर एग्जाम के लिए यहाँ बैठे हैं और एग्जाम लड़ रहे हैं। ये सब्जेक्ट है, अगले 6 लेक्चर के बाद पेपर आउट हो जाएगा, ये पूरी स्पीड जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ठीक है, आपकी साथ में सीखना, बोलना, समझना, अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, ठीक है। तो ये हार्दिक एटीट्यूड इज नॉट recommendable or required or recommended in CSS preparation, समझे। In the same way घर में जब आप स्टडी करते हैं तो होता है स्टडी साइड का, आपने बोलता है इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, पीछे भी लगा दिया, तो आप आलम नहीं है या पीर साहब नहीं है जो तकलीफ और आपको एक परसों बहुत चाहिए, समझ रहे हैं। यू हैव टू बी प्रिपेयर। तो आप जनाब बगैर तकिए पे बैठेंगे, जनाब कोशिश करेंगे कि नीचे बैठे, हार्ड जगहों पे बैठे, जनाब कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा ऐसी कूलिंग ज्यादा ना हो, सर्दियों में ज्यादा जो है वो ज्यादा हीटनेस ना हो, जनाब उनकी कम खाएं, एक्सरसाइज भी करें, नमाज पढ़ें, ठीक है, गुडनेस अपने अंदर है, पॉजिटिविटी है, ये सारी चीजें जरूरी है बेटा सीएसएस दौर में। वरना आप सांस ले रहे हैं, ब्रेक होती है ना, कुछ लोगों के सांस फूल जाता है और गिर जाते हैं, तो दिस इज हैपेंड देयर इन सीएसएस। ये चीजें जरूरी है। आप अपने लिए हार्ड एंड एक्टिविटी में कर रहा हूं, कर रही हूं, ये आम चीज नहीं है। ये वो है जो बहुत सारे लोग जो है उससे आगे निकल रहे हैं, बड़ी दौड़ लगती है। जैसे ये देखते हैं कि दौड़ हो रही है रेस, और उसको पाकिस्तान के जो ग्रेजुएशन दौर है उसमें आप भी हैं और आपने मुझे आगे निकल गए, तो उस तरह से आपकी ये सारे बड़ी लगेगा। मैं आपको ये आइडिया दे सकता हूँ, मोटिवेशन। हाँ, और एक बात दूसरी, पैशन जो है ना, पैशनेट होकर करना। मैंने जब भी पढ़ाया, इस स्टेज पे भी पढ़ाया, दिल को भी पढ़ाया, ठीक है, पैशनेट ही है। तो आपकी लर्निंग भी पैशनेट ही है, टाइम रख के देने में नहीं, फिर करता और मर गया तो 3 लाख का व्यू देखो स्टोरी है कि आज ना कुछ मिलने वाला है, नया नॉलेज मिलने वाला है, ये करना है, वो करना है। बेटा मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। घर में भी आप इतने फिक्रमंद हूँ कि मैं मतलब रात को 10 या 11 बजे होगा तो अगर मैं अपना रिसर्च रिलेटेड काम को बाकी ये वो जो भी मेरे ऑब्जेक्टिव है, तो अगर उनमें से कुछ चीज रह जाए और मेरा आईसाइट का इशू है तो मैं थक जाऊं, मेरी आईज में पेन होना शुरू हो जाता है। तो मैं इसलिए नहीं सोचता हूं कि मैं मतलब सो जाऊं या रेस्ट कर लूं, एंजॉय नहीं। मैं ये सोचता हूं कि जल्दी से आके काम करूं, जल्दी से इनको थोड़ा रिलीफ मिले और ये इतना पेन थोड़ा रुक जाए, कभी बैटरी सोल कभी गेम्स करिए वो खा के या थोड़ा सा रुक जाए और बैटरी को यूज करना शुरू तो आप दे जाते हैं ये लेवल। तो मैं एज अ टीचर आपको गिविंग यू अ टॉर्च कि बेटा इस तरह से आपने करना है। अगर ये करना है तो if you are here just to chill and just to enjoy and just to tell the society कि भाई मैं और एक मिनट और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई, ये वो एक्सपीरियंसेस है जो हम अपने सीरियस के दौर में फेस की और क्या वास्ते बता रहे हैं। कोशिश करेंगे कि कम से कम लोगों से शेयर करेंगे आप सीरियस का ये मैंने बताया था अलग तरह है लोग नहीं करना नहीं तो आज आप किसी को बताएंगे ना जी हमने की बता दी है माशाल्लाह बड़ा पूरी के यार सीएसएस कर दी सर हम भी बताते होंगे सादा लोग तुम्हें बता एशिया ग्राम ने आज आपने बताया कल ठीक 4:30 बजे काला में फोन आया हां जी की पड़ेगा हो गया था ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ अगले दिन ले आप सारे जरूरी सो आपको ऐसा फील नहीं चाहिए, आपने प्रैक्टिकली कुछ करना है बस आप और पैशनेटली कुछ करना है और फिर उम्मीद का पहलू नहीं छोड़ना, पॉजिटिविटी देखनी है, ग्रीनरी देखनी है, ड्रीम्स को आप रखना है, मोटिवेटेड रहना है, जुड़े रहना है, ये सारी चीजें जरूरी है। वरना इस दौर में आप गिर जाएंगे, सांस फूल जाएगा, पीछे रह जाएंगे, ये तो आम काम नहीं है। ठीक है जी, आपका दरिया है डूब के जाना है।
फिर दीवार में टक्कर मारे, छत पे चढ़ के सर मोबाइल डालने के लिए देखें, मैं बात कर रहा था मोबाइल ऑफ करने के लिए बेटा वही सारे टैक्स हैं, उन्हीं में लाए देखें सीएसएस में 3 टैक्स हैं, फिर 3 टैक्स भी हैं, स्केल है, फिर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो डायरेक्ट 17 स्केल के लिए होते हैं, क्योंकि नॉलेज है ना, ऐसा तो नहीं है कि सीएसएस वाला नॉलेज बीएमएस में काम नहीं आता है, बीएमएस वाला जो है वो किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम नहीं आएगा। नॉलेज फॉर वेल्थ गेन सिर्फ नहीं होता, ये आपकी इनर एनलाइटमेंट है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है, ठीक है, होना वही है जो बादशाह ने जाना है, आपके अंदर जा उधर से नहीं, ये पक्की बात, आपकी मोरल उधर उधर और दूसरे ने कि अपने ड्रीम्स को हायर किया, ड्रीम्स को हायर किया, अपने रूम के अंदर जो है टॉपर्स की तस्वीरें, ठीक है, वो सारी चीज अपने आप को वक्त पुश अप करें, क्योंकि मुझे ये करना है, डिटरमिनेशन लेवल अपना स्ट्रांग करें। जिस दिन आपका मोराल डाउन हो गया हल्का सा, क्योंकि आप थके हुए हैं, दौड़ है ना, तो बस फिर आप सोचेंगे, समझ रहे हैं, सो आपने ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इनको ख्याल रखना है, ये साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं मैं एक क्वेश्चन सर, एक पॉजिटिविटी की सेंस में आ गया जी, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी देखें, कुछ चीजें नेचुरल पॉजिटिविटी हैं, फॉर एग्जांपल के ये इन्होंने कुछ सर्च कर दिया है, कुछ अच्छे नोट्स बना दिए, अब इनको चाहिए कि अगर वो इनके साथ इनकी अच्छी रिलेशन है तो बेशक आप शेयर कर दें, ये आया आप भी कर रहे हैं, मैंने ये बुक पढ़ी आप भी पढ़ रहे हैं, मैंने ये आर्टिकल पढ़ा आप भी पढ़ रहे हैं, आप पॉजिटिव डिस्कशंस कर रहे हैं, मतलब दिल में ना इनरली आप ये दिल में मत रखें कि भाई ये ना कर जाए, वो आपका कौन सा एक ही से मुकाबला है या 3-4 लोगों का मुकाबला, आपका तो पूरे पाकिस्तान से मुकाबला है, तो मिलना उसको है, तो ये आपके जो मार्क्स लगते हैं ना, ये रिटर्न के हटके भी कुछ स्पिरिचुअलिटी बेस्ड भी है ना, समझ रहे हैं, तो इसलिए आप पॉजिटिविटी को सामने रखें, दूसरे सेंस में कि कभी भी घबराए नहीं, मायूस ना हो, जल्दी से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, ये टॉपिक था मुश्किल था, नहीं क्या होगा, नहीं क्या होगा, पता नहीं, एक दफा 2 दफा टीचर से पूछें, फिर पूछें, खुद से कोशिश करें, रीडिस्कस करें, कल वाला टॉपिक रह गया, अगले दिन अपने आप को इतना मोटिवेट करें कि मैंने कल इतने घंटे पढ़ा है, मैंने डबल पढ़ना है, ठीक है जी, तो देन अदरवाइज सर मुझे तो कभी-कभी लगता है मैं टीचर से पूछ के टीचर को ना कर देती हूं। ऐसी बात नहीं है, अगर टीचर है, हां बात होता है कि हम बिजी नहीं होते हैं, शेड्यूल शेड्यूल एट दिस टाइम मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे कई टैक्स आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, नहीं ले रहा हूं लेकिन नहीं ले पा रहा ना, तो ऐसे सीन्स होते हैं, तो he or she will respond to you if आपकी बात अगर उसमें कोई वैलिडिटी होगी। बेटा जस्टिस सिस्टम में justice is not is nothing more than the advantage of the stronger। जी थोड़ा सा एक जस्टिस सिस्टम पे आ गया था, चलो छोड़ दें इसको। अच्छा बेटा एक क्वेश्चन और आया है, critically examine the concept of justice by Plato। critically एक क्वेश्चन आया हुआ है, critically examine the justice system by Plato। आपने जस्टिस सिस्टम पढ़ा, उसकी टाइप्स पढ़ी, उसके ऊपर बहुत कुछ पढ़ा। प्लेटो ने जो थ्योरीज दी हैं, बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, कम से कम उन थ्योरीज के नेम्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको होने चाहिए। थ्योरी ऑफ स्पेशलाइजेशन इन्होंने दी है, देख सकते हैं आप। थ्योरी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस दी है, थ्योरी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, थ्योरी ऑफ हार्मनी एंड यूनिटी, थ्योरी ऑफ मोरालिटी, theory of equal rights of genders, theory of king philosopher, theory of king philosopher, theory on education system। अच्छा एक चीज और, आप ये जो अभी लिख रहे होते हैं ना, ये आप इनको हम कहते हैं रफ नोट्स। अब मसला क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही होती है, आप इन रफ नोट्स को ही नीट नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, यहीं पे नीट लिख रहे हैं, कोशिश हो रही है कि बस दोबारा ना लिखना पड़े ना, तो जो लेक्चर्स होते हैं वो हमेशा रफ नोट्स होते हैं। अब बैठे आप बस फिलोसोफर में आपने पीएचडी लिख दिया, आपको समझ आ गई फिलोसोफर है, ओके दिस समझ रहे, फिर इनको जाके समझें, जो मैं इस पे राइटिंग देता हूं, आर्टिकल देता हूं, उनको पढ़ें, कुछ खुद से वर्किंग करें और फिर उनको सारी चीजों को कंपाइल करके अपने शॉर्ट नोट्स नीटली दोबारा बनाएं, वो स्टडी है जी। थ्योरी ऑफ एजुकेशन सिस्टम,
theory of decentralization of powers, theory of decentralization of powers, theory of no individualism, ठीक है जी, ये सारी थीरीज थी उनकी। यूनिटी। अच्छा बेटा, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक और अच्छी कोटेशन है, आप लिख लें। प्लेटो कहते हैं एजुकेशन इज फॉर ऑल, एजुकेशन इज फॉर ऑल, चाहे फार्मर है, चाहे सोल्जर है, चाहे रूलर है, सोसाइटी के 3 सेक्शंस पे भी है, जो स्टेट में आएगा तो एजुकेशन उसके लिए कंपलसरी है। तो आपने देखा कि सेकेंडरी एजुकेशन तक उसने सबको एजुकेशन देनी है, कोई एग्जाम नहीं, बेसिक एजुकेशन, ठीक है, तो एजुकेशन फॉर ऑल। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन आया था बेटा 2018 में, critically analyze the salient features of Plato's Republic, लिख ले 2018 में, critically analyze the salient features of Plato's Republic। आपका जो टेंशन ही नहीं आता, नाम क्या है? अच्छा, पहले क्या किया हुआ आपने? हॉस्टल लग जाती। अच्छा जी, critically analyze the salient features of Plato's Republic. Do you think that some of its features are valid? Do you think that some of its features are valid even today? CSS 2018 में क्वेश्चन आया था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्या है? रिपब्लिक स्टेट के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब रिपब्लिक स्टेट के ऊपर आपने बहुत कुछ ऑलरेडी पढ़ा है। एक और क्वेश्चन बेटा आया था, क्वेश्चन नंबर 5 सीएसएस 2015 में। राइट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें जो उसका बी पार्ट था वो था फिलोसोफर किंग, फिलोसोफर किंग, सीएसएस 2015 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आप बेटा पॉलिटिकल साइंस आपने रखनी है, डिसाइड कर लिया सिलेबस? चलिए 2-3 लेक्चर जिनके हो गए वो फिर आप बाकियों के भी जिनके रहते हैं तो वो फिर वैसे टाइम टाइगर करके वो जॉब करते हैं। अच्छा बेटा, आइडियल स्टेट का कांसेप्ट वैसे आपने डिस्कस कर लिया है। कांसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट वाज प्रेजेंटेड बाय प्लेटो। किसने प्रेजेंट किया था उन्होंने? किस बुक में? इस बुक में, रिपब्लिक में। Ideal state considered as an imaginative state, imaginative state, ideal state, state from idea, तो इसको imaginative state भी कहा जाता है, because practically ऐसी state बनी नहीं थी, imaginative state, और अभी तक बनी भी नहीं है। उसकी बहुत सारी चीजें ऑप्ट की है लोगों ने, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ चीजें, जैसे एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी हायर ये सारा सिस्टम वही है। एजुकेशन सिस्टम जस्टिस सिस्टम आप देखें, इंडिविजुअल सोसाइटी का ये सारा वो है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो स्टेट्स के लिए लोगों ने फॉलो की हैं। जी बिल्कुल। स्टेट एज अ मैन ब्रेन्स वर्क्स, स्टेट एज अ मैन मैन्स ब्रेन्स वर्क, स्टेट as a man's brain, man के बाद apostrophe s, man's brain work, जिस तरह से इंसान का दिमाग काम करता है, तो प्लेटो कहते हैं कि स्टेट का दिमाग इस तरह से काम करता है। स्टेट के दिमाग का मतलब क्या है कि the people who have the sovereignty, the people who are ruling the state, the rulers, दोनों ही डिसीजन ले रहे हैं ना स्टेट के लिए। आपने रियलिज्म में पढ़ना है कि स्टेट रैशनल होती है, अक्लमंद होती है, स्टेट मेजर जो है वो एलिमेंट होता है, मेजर एक्टर होता है। फिर वो कहता है स्टेट वर्क्स एज अ ह्यूमन, स्टेट ऐसे ही काम करती है जैसे एक इंसान। देखें, अगर स्टेट के एंटी कोई चीज जाएगी तो स्टेट क्या करेगी? डिफेंड करेगी ना उसको, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, जिस लेवल पे भी, जिस एंगल में भी। तो जिस तरह से इंसान अपना डिफेंस करता है, जिस तरह से इंसान अपनी प्रोग्रेस चाहता है, तो इस तरह से वो कहता है कि स्टेट भी चाहती है। अच्छा जी, Plato admits that, लिख के ना हेडिंग देंगे, Plato admits that
his ideal state is difficult of realization. His ideal state is difficult of realization. उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट रिपब्लिक में दिया, लेकिन बाद में खुद ही मान लिया कि नहीं इसकी रियलाइजेशन, दैट्स व्हाई इसको इमेजिनेटिव स्टेट कहते हैं। ठीक है, बहुत से आइडियाज वैलिड हैं, आज भी वैलिड हैं, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, लेकिन एज दी होल वो पूरा सेटअप जो था, लाइक उन्होंने कहा जी कि मेरी स्टेट का जो फिलोसोफर है वो 50 साल बाद आएगा, तो इसका मतलब है कि अगर आज हम स्टेट का आगाज रखते हैं तो 50 साल तक तो रूल करने वाला कोई ना होगा। तो विदाउट द गवर्नमेंट, विदाउट द सॉवरेनिटी, हाउ विल स्टेट सर्वाइव? सर आप कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम देगा ना स्टेट में, तो एजुकेशन सिस्टम कौन देगा? स्टेट को बनी नहीं, रूलर तो आपका बनना है, किंग तो आना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो इमेजिनेटिवली लगा, but Plato was committed that such a state must be given influence. But Plato was committed that such a state must be given influence for the construction of a actual state. ठीक है जी, उन्होंने कहा कि ये स्टेट मुमकिन नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक्चुअल स्टेट के लिए आप ले सकते हैं। Plato was committed that such a state must be given influence. उन्होंने कहा कि मेरी आइडियल स्टेट रियलाइज नहीं हो सकती, लेकिन वो इस बात पे डटे हुए थे कि ऐसी स्टेट बनाने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। आपके यहाँ एक एजुकेशन सिस्टम है, आप इसको उस एंगल पे चला लें, 50 साल बाद शायद आप अच्छा फिलोसोफर बना लें, ठीक है ना? तो वो कहते हैं कि आप must give an influence for the construction of a actual state. Actual ये imaginative state है, लेकिन actual state बनाने के लिए भी आप इसमें से बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। कहते हैं इनको आप फॉलो करें, इसमें बड़ा काम होगा। अटोपिया स्टेट भी हम इसको कहते हैं, Plato's Utopian state, Utopia state, imaginative state, UTOPI. Imaginative, having no realization. ये तो टर्म भी यूज होती है। Yes, utopian. This allusion for politics by Plato because of Socrates such as अच्छा जी, एक और बेटा लिखें, ideal state as a model of state forever and everywhere. आप ideal state as a model of state forever and everywhere. मैंने पहले बेटा आपको बताया कि आइडियल स्टेट में 4 आइडियल वर्च्यूज वो कहते हैं वो होंगी मेरी स्टेट में। तो 4 वर्च्यूज आपने लिखी हुई है ना, आई रिपीट, विजडम, करेज, जस्टिस, डिसिप्लिन। वो कहते हैं कि मेरी जो आइडियल स्टेट होगी उसके हर बंदे के अंदर ये 4 खूबियां मस्ट है। डिसिप्लिन होगा, इंसाफ करेगा, बहादुर होगा और अक्लमंद होगा। अब ये सारी चीजें अगर होंगी, जस्टिस भी करेगा, तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा ना। तो ये था उनका आइडिया। अच्छा, 3 तरह के लोग वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिसेंस जो यानी कारीगर टाइप, मजदूर टाइप लोग ना, आर्टिसेंस जो वर्कर्स या स्लेव्स, एक ये लोग हैं। और इनके बारे में वो कहता है कि ये कौन लोग हैं? डोमिनेट बाय डिजायर्स, ख्वाहिशें इन पे गालिब आई हुई हैं, लिहाजा ये ख्वाहिशों के पीछे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में भागते हैं, लिहाजा ये मजदूर तबका बन जाते हैं। ठीक है जी, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को ज्यादा फॉलो करते हैं, जो एजुकेशन में नहीं आगे जा रहा, फिलॉसफी में आगे नहीं जा रहा, वो मटीरियलिस्टिक अप्रोच रखता है ना। तो लिहाजा फिर वो मटीरियलिस्टिक अप्रोच में बने वर्कर, बने मजदूर, बने लेबर, बने फार्मर, करे आगे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे। रूलर जो इसका आइडियल स्टेट का रूलर है, उसको प्राइवेट ओनरशिप की इजाजत नहीं है, प्राइवेट फैमिली नहीं ओन कर सकता, तो वो क्या मटीरियलिस्टिक होगा? ना उसकी प्रॉपर्टी है, ना बीवी, ना बच्चे। 50 साल का वो हो गया है, अगले 10-20 सालों में उसने वैसे ही स्टेट का दिवाले कर दिया। 50 साल बाद एक रूलर बनाया, 10 साल बाद उन्होंने कहा जी ले लो।
सो नेक्स्ट जो है वो सेकंड स्टेज के लोग हैं, जो आपने कहा कि जो सोल्जर्स और इस तरह के, और थर्ड वन जो है वो फिलोसोफर किंग्स है, जो फिलोसफी इंटेलेक्चुअल विजडम, ठीक है जी, उनको फॉलो करते हैं। थ्री स्टेजेस। अच्छा जी, अब अगर प्लेटो स्टेट के ऊपर, आइडियल स्टेट प्लेटो के ऊपर पूरा क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको क्रिटिसाइज कीजिए। ये क्वेश्चन आ जाए लेट्स से कि क्रिटिकली एग्जामिन द आइडियल स्टेट या कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट या यूटोपियन स्टेट गिवन बाय प्लेटो, तो क्या आप तनकीद करेंगे? ठीक है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स आप लिख लें, बाकी आपको बहुत बड़े नकाब हैं। पहला जी, नो डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड मॉरलिटी। नो डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड मॉरलिटी। आइडियल स्टेट के अंदर मॉरलिटी और पॉलिटिक्स में कोई फर्क नहीं इन्होंने रखा। निकोबली हम पढ़ेंगे, निकोबली कहते थे कि मॉरलिटी या रिलीजन और पॉलिटिक्स दो अलग-अलग चीजें हैं, इनको मत के साथ जोड़ें। इन्होंने कोई डिफरेंस नहीं रखा, नंबर 1। नंबर 2, सोशल डिस्क्रिमिनेशन विदाउट लॉजिकल स्टैंडर्ड्स। आपने सोसाइटी को डिस्क्रिमिनेट कर दिया, खुद ही बता दिया, कुछ लिबरल्स होंगे, कुछ ये होगा, 3 स्टेजेस बना दी, तो सोसाइटी के दरमियान एक डिफरेंस, एक गैप आपने जनरेट कर दिया, और उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स जो है वो नहीं। नेक्स्ट, सोशल डिस्क्रिमिनेशन विदाउट लॉजिकल स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी वर्सेस प्लुरलिटी। प्लूरल अप्रोच होती है ना, एक होती है इंडिविजुअलिटी और एक प्लुरलिटी, प्लूरल अप्रोच। इसके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं इन्होंने रखा। एक होती है इंडिविजुअल अप्रोच, एक होती है प्लूरल अप्रोच, सबकी इत्तेफाक की राय, तो इसके अंदर कोई फर्क नहीं रखा। यानी इंडिविजुअलिज्म और प्लूरलिज्म में कोई डिफरेंस नहीं रख सके वो उस तरह से। आपने एक फिलोसोफर किंग बनाना है ना, 50 साल की क्वालिफिकेशन के बाद तो पूरे मुल्क या स्टेट में मिलियंस की तादाद में, शायद थाउजेंड्स की तादाद में फिलोसोफर्स बन जाएंगे। तो उन फिलोसोफर्स में से कौन सा इंडिविजुअल आप रूलर बनाएंगे? किस एक को? 50 साल फिलोसोफर बन गया, फिलोसोफर के बाद आपने क्या करना है? ओके, 50 साल एजुकेशन ले ली, फिर आप कहेंगे कि कौन है जी इन 50 साल बाबू में जो प्राइवेट ओनरशिप ले लेता, सारे कहेंगे हम सामने नहीं लेना। ठीक है, ठीक है, तो ये यानी इंडिविजुअलिज्म और जो प्लुरलिज्म था उससे डिफरेंट डिफरेंस है। उसके बाद है हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, ये वही बात है कि पीछे साहब जी इसको छोड़ दें। नेक्स्ट थिंग है बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑल रूलिंग पावर्स for philosophers, all ruling powers for philosophers without any check and balance। आपका उन्होंने कहीं ये बात की है कि जो रूलर बन जाएगा फिलोसोफर, तो उसकी कोई लिमिटेशंस की बात की है, उनकी पावर्स की बात की है, उनको किस लेवल की वो सॉवरेनिटी दे रहे हैं, उनका क्या कुछ चेक एंड बैलेंस होगा? इंसाफ तो है ना, प्राइवेट ओनरशिप की इजाजत नहीं है, ओके, लेकिन वो अगर रूलर कहे कि नहीं कि मैं तो प्राइवेट ओनरशिप ओन कर ले या फैमिली ओन कर ले, जो उस फिलॉसफी को ना फॉलो करे, आपने उसे सॉवरेन बना दिया है। ठीक है, तो चेक एंड बैलेंस रूलर का जो है उसके लिए उन्होंने कोई लिमिटेशन इसमें नहीं दी। इसके बाद बेटा governmental powers for only 2 groups, while one group is totally ignored, which will be dissatisfied। आपने कहा कि जो लेबरर बन जाएगा उसकी बात खत्म हो गई, वो सारी उम्र मजदूरी करेगा, वो सारी उम्र वर्कर ही रहेगा, उसका आगे कोई फ्यूचर नहीं दिया आपने। जी, 2 ग्रुप्स की बात की, रूलर की, मजदूर की। रूलर के पास गवर्नमेंटल पावर्स, नॉलेज, सब कुछ, जो मजदूर है इसको आपने ऑपरेट कैसे करना है, किसकी कोई राइट्स नहीं है, उसकी बात नहीं है, बस ये मजदूर चुके हैं, एलिमेंट्री आगे नहीं गया,